जय हिंद। इस वीडियो में मैं क्लास 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों यह इस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो है। मैंने इससे पहले वाले सभी वीडियो का लिंक आई बटन तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आप वहां से इस वीडियो के लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है समतल दर्पण के विशेषताएं। तो दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है कि समतल दर्पण की विशेषताएं लिखें। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। दोस्तों पहला नंबर है समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी होते हैं। दूसरा नंबर में है समतल दर्पण में बिंब के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होते हैं। तीसरा नंबर में है बिंब तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा दर्पण के लंबवत होते हैं, यानी कि बिंब और प्रतिबिंब को जो रेखा मिलाती है वो क्या होती है, दर्पण के एकदम लंबवत होती है दोस्तों, यानी सीधा होती है। 4 नंबर में है समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। 5 नंबर में है समतल दर्पण के सामने जितना आगे बिंब को रखते हैं उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनते हैं। 6 नंबर में है समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमण होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमण होता है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है यदि हम किसी दर्पण के सामने एक दायां कान छूते हैं तो हमें क्या पता चलता है, लगता है कि हमने अपना बायां कान छुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का क्या होता है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। 7 नंबर में है समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यानी कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। 8 नंबर में है समतल दर्पण में बिंब के ऊंचाई प्रतिबिंब के ऊंचाई के बराबर होते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण में जो होते हैं बिंब का ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है समतल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। तो यहाँ पे समतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होंगे। पहला नंबर में है चेहरा देखने में, दूसरा नंबर में उपरिदर्शक बनाने में, तीसरा नंबर में है अधिक मोड़ वाले स्थान पर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि चालक दूसरी ओर की गाड़ी को देख ले। यानी कि अधिक मोड़ वाले यानी मुड़ान वाले स्थान पे क्या होते हैं दोस्तों कि समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है ना चालक जो है ना क्या हो, पीछे से आती हुई गाड़ी को आसानी से देख ले। 4 नंबर में है बाल काटने वाले सैलून में दीवारों पर लगे रहते हैं जिससे सिर के पीछे वाले भाग को देखते हैं। अगला नंबर में है 5 नंबर में प्रदर्शनिक में अन्य दर्पण के सामने समतल दर्पण लगे रहते हैं। प्रदर्शनी कक्ष में जो होते हैं अन्य दर्पण के सामने समतल दर्पण लगे रहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्श्विक उत्क्रमण, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में लेटरल इन्वर्सन। तो दोस्तों पार्श्विक उत्क्रमण होता क्या है, देखते हैं। जब किसी वस्तु को समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखाई देता है, उसे पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। तो दोस्तों हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु को यानी कि मान लीजिए हमने एक वस्तु पी लिया, हम अगर वस्तु पी को किसी समतल दर्पण के सामने, जो देख रहे हैं क्या है, समतल दर्पण है जो पीछे से क्या किया हुआ, कलाई किया हुआ है। तो जब हम किसी वस्तु यानी कि वस्तु P को समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो समतल दर्पण के सामने अगर हम देखते हैं कि P रखे हैं तो क्या हमें कैसा दिखाई देता है, P हमें Q दिखाई देता है। यानी कि इसे समझ सकते हैं कि हम इस तरह से P रखते हैं तो क्या दिखाई देता है, Q दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं क्या है, पार्श्विक उत्क्रमण हो रहा है। यानी कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर हम अपना दायां कान छूते हैं तो हमें लगता है क्या कि बायां कान छू रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह उसमें क्या हो रहा है, पार्श्विक उत्क्रमण हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद, जिसमें पहला नंबर टॉपिक है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे दिया गया है गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का एक भाग होता है, इस गोलीय कांच के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों, C से सूचित किया जाता है। अब दूसरा नंबर में है ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य भाग को ध्रुव कहते हैं, यानी कि गोलीय दर्पण के मुख्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। अब इसे जो है ना P से सूचित किया जाता है। तो ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है दोस्तों, P से सूचित किया जाता है। अगला नंबर में है 3 नंबर में है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो इससे पहले वाले भाग में हमने देखा दोस्तों
तीसरा नंबर में है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र और सरल रेखा को जब हम मिलाते हैं तो उसके मुख्य भाग को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, जिसे हम सीपी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं दोस्तों, सीपी से दिखाते हैं। अब अगला नंबर देखते हैं। चार नंबर में है फोकस या मुख्य फोकस, जिसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन है प्रधान अक्ष के समांतर जाती हुई किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती या कटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोस्तों फोकस को हम लोग एफ से दिखाते हैं। किसे सूचित करते हैं, एफ से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है अवतल दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने, किंतु उत्तल दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे बनते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस अवतल दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या दर्पण के सामने बनते हैं ना, किंतु उत्तल दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे बनते हैं। 5 नंबर में दिया हुआ है फोकस दूरी या फोकसांतर, जिसे हम लोग इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है फोकस एवं ध्रुव के दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस दूरी या फोकसांतर होता क्या है, फोकस एवं ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी या फोकसांतर कहते हैं, जिसे हम लोग एफ से सूचित करते हैं। इसे किसे दिखाते हैं दोस्तों, एफ से दिखाते हैं। अब अगला नंबर देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है बच्चों, तो हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या का इंग्लिश क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब इसका डिफिनीशन है वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या एवं ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल आर से। किससे सूचित करते हैं दोस्तों, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर देखते हैं, यहाँ फिगर द्वारा मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो पहले हम अवतल दर्पण से देखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक अवतल दर्पण ड्रॉ किया और अवतल दर्पण में हमने क्या किया, अवतल दर्पण में हमने इसे पीछे से क्या कर दिया, कलर कर दिया, यानी कि पेंट कर दिया, जिसको हम लोग सिल्वर्ड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अवतल दर्पण का यह जो देख रहे हैं एम और एम डैश, तो दोस्तों एम और एम डैश यानी कि यह क्या है, द्वारक है। यह दर्पण का क्या है दोस्तों, यह द्वारक है। तो हमने क्या लिया दोस्तों, एम और एम डैश दिया, जो दर्पण की क्या है, जो द्वारक है, जिसको वृत्तीय व्यास कह सकते हैं। अब हमने यहाँ से बीच से क्या किया, एक सरल रेखा ले लिया। क्या लिया दोस्तों, यह सरल रेखा ले लिया। तो यह हमने जो सरल रेखा लिया दोस्तों, यह क्या है, प्रधान अक्ष है। यह क्या कहलाएगा दोस्तों, यह हमारा जो है दोस्तों, यह प्रधान अक्ष कहलाएगा। अब हमने देखा यह जो सरल रेखा और दर्पण के बीच में जो कट रहा है, यह क्या कहलाएगा, पी यानी कि ध्रुव कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यह क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। अब हमने देखा यहाँ पे यानी कि दर्पण के केंद्र, यानी कि इस जो दर्पण है, अवतल दर्पण के केंद्र जो होगा यहाँ पे देख रहे हैं, यह क्या होगा, सी होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों, सी क्या है, वक्रता केंद्र है। और पीछे हमने इससे पहले क्या किया, इसका डिफिनेशन बताया था। अब देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो बिंदु होगी, यानी क्या होगी दोस्तों, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच में होगा क्या होगा, एफ होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यह क्या होगा, एफ होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखते हैं दोस्तों, अगर हम देखें तो अनंत यानी कि अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है। मान लीजिए दोस्तों अनंत से कोई प्रकाश की किरण आती है, तो यह क्या होती है, दर्पण से टकराने के बाद किससे हो जाएगी, यह मुख्य फोकस हो जाएगी। किससे हो जाएगी दोस्तों, यह मुख्य फोकस से होके जाएगी। अब हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और पी के जो बीच की दूरी होगी, वक्रता केंद्र यानी सी और पी के जो बीच की दूरी होगी, हम लोग इसे क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, सी और पी के जो बीच की दूरी होगी, इसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, जिसको आर से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और एफ और पी के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस यानी फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से, यानी कि छोटा एफ से दिखाते हैं। एफ और पी के जो बीच की दूरी होती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम क्या दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं।
तो यही चीजें हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं। हमने यह चीज क्या देखा था दोस्तों, यह अवतल दर्पण हमने बताया आपको, यही चीजें हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण हम लोग पहले बनाते हैं। तो यह क्या है दोस्तों, उत्तल दर्पण है। हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे पीछे से कलाई कर देते हैं। तो यह क्या कर रहे हैं दोस्तों, यह कलाई कर रहे हैं, जिसको सिलवर्ट कह सकते हैं हम लोग। तो यह क्या है, यह जो देख रहे हैं दोस्तों, यह जो है एम डैश क्या है, इस दर्पण का द्वारक है। यह कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब हमने क्या किया, इस दर्पण के बीच से एक सरल रेखा लिया। जो यह सरल रेखा है यह क्या है दोस्तों, यह जो सरल रेखा है यह प्रधान अक्ष है। क्या दोस्तों, यह प्रधान अक्ष है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो हमने सरल रेखा लिया यह क्या है, प्रधान अक्ष है। अब हमने जो यहाँ पे बीच में लिया, यानी कि दर्पण और सरल रेखा के जो बीच में हमने लिया है क्या, ध्रुव है। यह क्या है, ध्रुव है। अब हम जब यहाँ से यानी कि दर्पण के केंद्र, यानी कि इस जो देख रहे हैं उत्तल दर्पण का जो केंद्र होगा हमारा, बीच जो सेंटर होगा, यह क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या होगा, वक्रता केंद्र, जिसको सी कहेंगे हम लोग। और पी और सी के जो बीच में बिंदु लेंगे वह क्या लेंगे, बिंदु एफ लेंगे, जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा P और C के जो बीच की दूरी होगा, यह P और यह C के जो बीच की दूरी होगा दोस्तों, यह क्या कहलाएगा, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको R से R दिखा सकते हैं। और हमने देखा यहाँ पे F और C के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पे F और C के जो बीच की दूरी होगी वह फोकस दूरी होगी, जिसको हम लोग स्मॉल f से दिखाते हैं। अब हम देखते हैं यानी उत्तल दर्पण का किरण आलेख कैसे होता है। तो पहली पराकिरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पहली पराकिरण क्या होती है, बीम के शीर्ष एवं प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। पहली पराकिरण क्या होती है, बीम के शीर्ष एवं प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होती हुई प्रतीत होती है। यानी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते जाती हुई प्रतीत होती है, और वह पुनः क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। क्या होती है, दर्पण से पुनः परावर्तित हो जाती है दोस्तों। तो हम लोग अब अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला नंबर है 7 नंबर में क्या दिया हुआ है, द्वारक, जिसको हम लोग अपार्चर बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन है, गोलीय दर्पण के चौड़ाई अर्थात गोलीय दर्पण के वृत्तीय व्यास को द्वारक एम डैश कहते हैं। तो दोस्तों हमने बताया कि गोलीय दर्पण के चौड़ाई अर्थात गोलीय दर्पण के वृत्तीय व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो हमने बताया आपको दोस्तों कि यह एक अवतल दर्पण है। यह क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में एम और एम डैश जो होगा यह क्या होगा दोस्तों, यह इसका द्वारक होगा, यानी कि इसके वृत्तीय व्यास होगा, तो इसको हम द्वारक कह सकते हैं। यानी कि दर्पण की क्या है, चौड़ाई है। अब हम देखते हैं, हमने जब यहाँ पे एक सरल रेखा खींच दिया, यानी कि यह यहाँ से एक सरल रेखा खींच दिया, क्या हो गया, हमारा प्रधान अक्ष हो गया। और हमने देखा दर्पण और यह जो रेखा के बीच में जो बिंदु कट रहा है यह क्या है, ध्रुव है। और यहाँ पे जो है ना सी क्या है हमारा दोस्तों, यह जो देख रहे हैं यह वक्रता केंद्र है, जिसको हम लोग वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की, ध्यान दीजिएगा, यह जो वक्रता केंद्र है क्या होता है, यह दर्पण का जो है ना क्या होता है, केंद्र होता है। दर्पण का क्या होता है दोस्तों, यह केंद्र होता है। तो यह सी है। और हमने देखा सी और पी के जो बीच में जो बिंदु होता है वह क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। तो दोस्तों अनंत से जब कोई किरण आती है तो वह क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और यही चीजें हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण में एम और एम डैश क्या है, इसका क्या है, द्वारक है, यानी कि इस दर्पण का द्वारक है, अर्थात यह दर्पण की चौड़ाई है। अब यहाँ से हमने जो लिया दोस्तों, यह क्या है, यह एक प्रधान अक्ष है। और यहाँ पे जो हमने दिया दर्पण और रेखा के बीच में जो बिंदु कट रहा है वह क्या है, ध्रुव है, मुख्य यानी कि यह पोल है। यहाँ पे क्या लिया हमने दोस्तों, यहाँ पे सी लिया, जो क्या है, वक्रता केंद्र है। सी और पी के बीच में जो बिंदु है वह क्या है, मुख्य फोकस है। क्या है दोस्तों, मुख्य फोकस है। तो पहली प्रकार की किरण क्या होती है, पहली प्रकार की किरण अनंत से जब कोई किरण आती है, तो जब अनंत से कोई किरण आती है तो क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, मुख्य फोकस से हो जाती है, प्रतीत होती है, और यह दर्पण से पुनः यह परावर्तित हो जाती है। तो अगला नंबर टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला नंबर टॉपिक है हमारा बिंब का प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आलेख। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिंब का प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आलेख क्या होती है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो 1 नंबर में है, पहली किरण बिंब के शीर्ष एवं प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है, जो दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अगला नंबर में है 2 नंबर में, दूसरी प्रकार की किरण बिंब के शीर्ष एवं वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट आती है। अब तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है,
यहाँ तीसरा नंबर में कहा जा रहा है तीसरी प्रकार की किरण जो होती है मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद बिंब के शीर्ष एवं प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है। फिगर द्वारा इस किरण आलेख को समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग अवतल दर्पण में पहले से समझते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों हमने एक अवतल दर्पण बनाया, ध्यान दीजिएगा हमने यह एक अवतल दर्पण बनाया दोस्तों, और हमने पीछे से क्या किया, इस दर्पण को हमने पीछे से कलई कर दिया। ध्यान से देखिएगा, हमने इस दर्पण को पीछे से क्या कर दिया दोस्तों, कलई कर दिया। और हमने देखा कि M और M डैश क्या है, इस दर्पण का द्वारक है, यानी कि इस दर्पण की चौड़ाई है। हमने यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा ले लिया। यह सरल रेखा क्या है दोस्तों, यह प्रधान अक्ष है। ध्यान दीजिएगा, यह जो सरल रेखा है यह क्या है दोस्तों, प्रधान अक्ष है। तो हमने देखा यहाँ पे इस दर्पण और सरल रेखा के जो बीच में बिंदु होगी वह क्या होगी, ध्रुव होगी, P होगी। और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यह C होगा, यानी कि वक्रता केंद्र होगा। वक्रता केंद्र और P के जो बीच में बिंदु क्या होगा, मुख्य फोकस होगा, F होगा। हमने इस दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ध्यान दीजिएगा, C के अगर बाद में रखते हैं कोई वस्तु को तो वह क्या कहलाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाएगी। तो मान लीजिए हमने C और P के बीच में कहीं भी हमने एक वस्तु रख दिया, जिसको हमने इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं दोस्तों। तो हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिया जिसको हमने AB माना। अब हमने देखते हैं किरण आलेख लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहली प्रकार किरण क्या होती है, बिंब के शीर्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहली प्रकार किरण बिंब के शीर्ष एवं प्रधान अक्ष के समांतर, यानी कि हमने देखा CP के समांतर कोई किरण जा रही है, यानी कि ये जो बिंब देख रहे हैं लंबवत खड़ा है और यह बिंब से प्रकाश जो होगी जाएगी, तो पहली प्रकार की किरण क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, पहली प्रकार की किरण दोस्तों बिंब के शीर्ष, यानी यह शीर्ष हो गया बिंब के शीर्ष एवं प्रधान अक्ष के समांतर, जो रेखा देख रहे हैं एक दूसरे के सामने सामने है, तो प्रधान अक्ष के समांतर होकर जाती है, जो लेंस यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद किससे, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है दोस्तों, यह मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। अब दूसरी प्रकार किरण क्या होती है दोस्तों, दूसरी प्रकार किरण बिंब के शीर्ष एवं वक्रता केंद्र से हो जाती है। किससे हो जाती है दोस्तों, दूसरी प्रकार किरण बिंब के शीर्ष एवं वक्रता केंद्र से हो जाती है। दोस्तों दूसरी प्रकार किरण क्या होती है, बिंब के शीर्ष एवं वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, पुनः उसी पथ पर लौट आती है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है दोस्तों, पुनः उसी पथ पर लौट आती है। और तीसरी प्रकार किरण क्या होती है दोस्तों, हमने जब देखा जब दूसरी प्रकार किरण थी, अब तीसरी प्रकार किरण क्या होती है दोस्तों, तीसरी प्रकार की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है दोस्तों, तीसरी प्रकार की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। जो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह जो फिगर हमने देखा किरण आलेख जो है किस दर्पण में था दोस्तों, यह एक अवतल दर्पण में था। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा लीजिए, तथा वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।